हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब सक्सेस में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी मैं क्लास कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। कारण पता ही है आपको कि जॉब भी देखना पड़ता है, कोचिंग भी देखना पड़ता है, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को संभालना पड़ता है, सब चीज़ें फैली रहती हैं। इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक दिन या फिर 2 दिन में एक बार अल्टरनेट करके वीडियो आपके सामने उपलब्ध रहे, ठीक है ना। मगर 2 बात की मैं निश्चितता दिलाता हूँ आपको। पहली ये रहेगी कि इसी मंथ में मैं आप सभी को, जो फ्री वाले हैं उन सभी को टेलीग्राम ग्रुप में अपने जो भी 5 सब्जेक्ट के हैं नोट्स वो उपलब्ध करवा दूंगा, और जो पेड वाले हैं उनको भी मैं अलग से आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। फ्री और पेड का थोड़ा सा अंतर साफ कर देता हूँ पहले मैं। फ्री का मतलब ये होता है कि सभी के लिए उपलब्ध होता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अन्य 4, 5, 6, 8, 10 ग्रुप से जुड़े होते हैं, वो ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, फलाना ढिकाना सब पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है आखिरी में, और ख़त्म खेल, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति जगह जगह से सारी चीज़ें पढ़ेगा तो फिर समझ में नहीं आना है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता वो, ठीक है। और पेड का मतलब ये है कि पेड में हम उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो पेड कोर्स लेंगे, उनके लिए अलग ग्रुप बना देंगे, एक आईडी पासवर्ड दे देंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्स ही पढ़ने की सुविधा देंगे। सिर्फ एक नियम और शर्त एक यही रहेगी कि पेड आप कोर्स हमारा तभी लोगे जब आप सिर्फ और सिर्फ हमसे पढ़ोगे तो, ठीक है। और हमारी जो है नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाएंगे, गाइडेंस देंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ज है, बाकी और कोई चार्ज नहीं है उसका। पेड में 199 रुपये मात्र, वो भी कितना, 199। 5 सब्जेक्ट रहेंगे, एक टीचर उनके पास हमेशा रहेगा ग्रुप में जो कि उनके डाउट सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए तो फ्री और पेड ये रहता, वो मतलब जो टीचर रहेगा उसकी कॉस्टिंग रहेगी, बाकी और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं अपन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी महीने नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, और जो क्लासेस हैं वो पटवारी के पहले आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। चाहे पंचायती राज की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, या कोई सी भी सब्जेक्ट की बात करें अपन, तो खत्म हो जाएंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। ग्राम पंचायत अपन पढ़ रहे थे, पंचायती राज सब्जेक्ट था अपना, ग्राम पंचायत के 2 पार्ट अपलोड कर चुका था। पंचायती राज में अपन ने बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है अपनी, अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। आज अपन देखने वाले हैं ग्राम पंचायत का पार्ट 3, जिसमें अपन इसको ग्राम पंचायत को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत के पार्ट 1, पार्ट 2 पहले अपलोड कर चुका हूं मैं। आज अपन ग्राम पंचायत को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज पहला टॉपिक जो रहने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, वो है ग्राम पंचायत की समितियां। चलिए, महत्वपूर्ण टॉपिक आप आज का ये रहेगा कि महत्वपूर्ण समितियां जो है ग्राम पंचायत की, वो समितियां, ठीक है। तो सबसे पहली समिति अपन बात करें, समिति का मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं, पार्ट 2 में अपन ने देखे थे कि ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो जितने भी कार्य होते हैं, कार्य को आसानी तरीके से करने के लिए, उनको सरल तरीके से करने के लिए विभिन्न तरीके से समितियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें 3 समितियाँ प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी समितियाँ प्रमुख होती हैं? पहली जो होती है योजना समिति होती है, योजना समिति। दूसरा होता है समन्वय समिति, समन्वय समिति। और तीसरा जो होता है वो होता है वित्त समिति, ठीक है। ये 3 प्रकार की समिति जो होती है वो प्रमुख रूप से होती है। कौन कौन सी? योजना समिति, समन्वय समिति और वित्त समिति। ये 3 समिति प्रमुख रूप से होती है। अब ये 3 समितियों को छोड़कर, इनके काम को छोड़ के, अधिकतर काम तो इनके अंतर्गत आ जाते हैं, मगर इन समितियों को छोड़ करके जो अन्य काम बचते हैं तो उनके लिए अन्य समिति बनाई जाती है। आज वो समितियां अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी हो गई? योजना समिति, समन्वय समिति, वित्त समिति। अब इनके काम छोड़ दें अगर, तो जो अन्य समिति बचती हैं तो वो पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं वो धारा 22 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? धारा 22 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 22 के अंतर्गत जो है सारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसमें पहली समिति की अगर मैं बात करूं तो पहली समिति होती है उत्पादन समिति, उत्पादन समिति, ठीक है। पहली समिति कौन सी होती है? उत्पादन समिति होती है। उत्पादन समिति का मतलब ये होता है कि कुछ भी उत्पादन करना अपने हो, चाहे कृषि कार्य हो, कृषि में गेहूं, मक्का, सोयाबीन वगैरह कुछ भी उत्पादन करना हो, चाहे कुक्कुट पालन हो,
चाहे अपन मत्स्य पालन हो, वानिकी हो, ग्राम उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, तो कुछ भी अपन पालन कर रहे हैं तो उसमें जो सारी समिति आएगी, सारी जो चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी? उत्पादन समिति में आएगी। किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा हो, पालन हो रहा हो, वो सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है उत्पादन समिति। उत्पादन समिति में हो सकता है कृषि, क्योंकि कृषि भी उत्पादन, गेहूं उत्पादन करते हैं अपन। ठीक है, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, जो भी आप बोल दो। तो कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कुक्कुट पालन। ठीक है, ये सारी चीजें कृषि में हो गई, कृषि हो गई, मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया। इसके बाद वानिकी, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक है, वानिकी, खादी ग्राम, कुटीर उद्योग आदि। ठीक है, ये सारी चीजें भी आती हैं किसके समिति के अंतर्गत आती है? उत्पादन समिति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उत्पादन समिति में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कुक्कुट पालन, वानिकी, खादी ग्राम, कुटीर उद्योग, ये सभी चीजें जो सभी कार्य आते हैं वो कौन सी समिति के अंतर्गत आ जाएंगे? वो आ जाएंगे उत्पादन समिति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी समिति की अगर मैं बात करूं तो दूसरी समिति होती है इसकी सामाजिक न्याय समिति। ठीक है, दूसरी समिति जो होती है वो होती है सामाजिक न्याय समिति। देख नाम से पता लग रहा है अपने को, सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय मतलब हर समाज को बराबर न्याय मिले। ठीक है ना, हर तरीके से बराबर न्याय मिले। हर तरीके से बराबर न्याय मिलने का मतलब होता है कि समाज को वैसे जो है वो प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समाज को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक SC, एक ST, एक OBC और एक जनरल। ठीक है, ये 4 वर्ग में बांट दिया गया है। इसके अलावा तो समाज का मतलब यही होता है। ठीक है, समाज को आजकल अपन देखते हैं ना, समाज को 4 भागों में इसी प्रकार से बांटा गया। आजकल वो छोड़ दिया है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कि कोई व्यक्ति कुर्मी है, कि कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, फलाना ढिकाना, वो सब ठीक है। प्रमुख रूप से जो मानते हैं अपन वो कितने रूप से मानते हैं? 4 भाग से, SC, ST, OBC और जनरल। ठीक है ना। तो सामाजिक न्याय देने का मतलब ये होता है कि जो SC, ST, OBC का बंदा है उनके साथ कोई भी किसी प्रकार से भेदभाव न करे, उसी को सामाजिक रूप से न्याय देना। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि SC, ST, OBC के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, साथ में, ठीक है, भेदभाव खत्म करना, ठीक है। देखिए ये होता है कि सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति का मतलब ये होता है SC, ST, OBC के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, भेदभाव खत्म करना। देखिए अभी भी पहले समय में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, छुआछूत वगैरह सब चलती थी। मैं संविधान के आर्टिकल नंबर 17 सभी ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल नंबर 17 में ये खत्म कर दिया गया है, SC, ST को खत्म कर दिया गया। ठीक है, SC, ST वहीं से खत्म हो चुकी है। तो भेदभाव छुआछूत जो है वहीं से खत्म हो चुकी है। तो अब यही रहा कि SC, ST, OBC कोई वर्ग है कमजोर वर्ग का है तो उसको न्याय दिलाना। कौन सा न्याय दिलाना है? सामाजिक न्याय दिलाना। सामाजिक न्याय दिलाना है, भेदभाव को खत्म करना, ये सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, देखिए मैं हालांकि इसके विरुद्ध हूँ, हालांकि मैं खुद जनरल का व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं खुद जनरल से बिलोंग करता हूँ, मगर फिर मैं इन सब चीज़ों के विरुद्ध हूँ कि कोई भी किसी व्यक्ति किसी वर्ग का हो, इंसान है, काम होना चाहिए। ठीक है ना। भेदभाव वगैरह सब जो है भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ठीक है, तो काम सबका बराबर होता है। ठीक है, अरे जानवरों के साथ बैठ के खा लेते हैं, देखते हैं ना, घर में कुत्ता पाल लेते हैं, बगल में बिठा के खाना खा रहे हैं टेबल पे, ड्रेसिंग पे। ठीक है ना, जब कुत्ते को बगल में बिठा के तुम खाना खा सकते हो तो फिर किसी इंसान से भेदभाव क्यों कर सकते हो तुम, चाहे वो किसी वर्ग का हो। जब अपन कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं या कोई भी XYZ जानवर पालते हैं, हाथ में लेके घूम रहे हो उसको तुम साले को, और वहीं की जगह अपन बगल में उठा खाना खा लेते हैं, उसको बिस्तर पे सो जाता है बहुत बार वो। जब अपन कुत्ते के साथ या किसी भी अन्य जानवर के साथ इतना प्यार कर सकते हैं तो फिर वो किसी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है ना, सभी को बराबर नज़रों से देखना चाहिए। किसी भी कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता, सबके साथ खाना खाओ, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार ऐसा देखने को मिलता है कि
बहुत से वर्ग के लोग, SC ST या कोई भी वर्ग का लोग उसको मंदिर में नहीं जाने देते, मंदिर में जाने प्रवेश करने से मना कर देते हैं। एक चीज़ बताओ, भगवान जो है, भगवान तो क्या है, भगवान तो मतलब अखंड सृष्टि का मालिक है, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो बोलते हैं कि ये फलाना व्यक्ति चले गया, पुरुष चले गया, फलाना महिला चली गई तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। अरे जो सबसे शुद्ध बेटा हुआ उसको कौन अशुद्ध कर सकता? जबकि ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति जाता है मंदिर में तो मंदिर अशुद्ध होने की जगह वो इंसान शुद्ध हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बड़ा या इंसान बड़ा? भगवान बड़ा ना, तो भगवान बड़ा है तो जो इंसान जा रहा है उसको शुद्ध होना चाहिए। ऐसा तो है ना कि अशुद्ध व्यक्ति चले जाएगा तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, है ना? अगर भगवान बड़ा है तो जो इंसान है वो इंसान जाएगा तो इंसान शुद्ध हो जाएगा, ना कि मंदिर शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें ख़त्म करना है और ये आप हम सब मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो सामाजिक न्याय समिति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिस समय हर व्यक्ति ने ये चीज़ समझ लिया कि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सब इंसान बराबर होते हैं, ठीक है? तो इसको यहीं पे रोकना चाहूँगा मैं, बातें करेंगे तो और आगे बढ़ती जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। वर्ग 3 देखते हैं अपन, आगे की लाइन देखते हैं, ठीक है? आगे की लाइन है कि शिक्षा समिति। अगली समिति अपनी शिक्षा समिति। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का मतलब होता है, शिक्षा समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दिलाना, जो बच्चे हैं पहले सबसे पहले आंगनवाड़ी की शिक्षा दिलाना, फिर नर्सरी KG1 KG2 की, फिर प्राथमिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद 5वीं तक की शिक्षा, 8वीं तक की शिक्षा है। तो शिक्षा समिति का गठन इसलिए किया गया था कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिल सके। स्कूल नहीं है तो स्कूल बनाए जाए, पुस्तकालय नहीं तो पुस्तकालय बनाए जाए, विभिन्न प्रकार से सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करवाया जाए, ठीक है ना? तो इसमें अपन लिख सकते हैं शिक्षा समिति में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है? शिक्षा समिति का कार्य करेगा कि कम से कम भैया प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध करवाएं, कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध करवाएं, ठीक है? प्राथमिक, माध्यमिक, सांस्कृतिक शिक्षा शब्द उपलब्ध करवाने का काम भी ग्राम पंचायत का रहता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा होता है, चौथा समिति अपने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति। लोक स्वास्थ्य समिति, लोक स्वास्थ्य समिति, लोक स्वास्थ्य समिति। लोक स्वास्थ्य समिति का मतलब ये होता है कि ऐसी समिति जिसमें ये ध्यान दिया जाता है, ये समिति में ऐसे लोग को जोड़ा जाता है जो ध्यान देंगे गांव में कि भाई कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, गांव में किसी प्रकार से बीमारी तो नहीं फैल रही है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, समय समय पर टीके लगाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था शुद्ध हो रही है, ठीक है ना? ये सब चीज़ों की ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए बनाई जाती है क्या? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, ठीक है ना? इसमें क्या रखा जाता है? लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान, ठीक? लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम जो होता है लोक स्वास्थ्य समिति में होता है, ठीक है? तो ग्राम पंचायती समिति है, कुछ समिति है, 4 समिति अपन ने देखी कि उत्पादन समिति में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कुक्कुट पालन, वानिकी, खादी ग्राम, कुटीर उद्योग आदि का जो होगा वो उत्पादन किया जाएगा। सामाजिक न्याय समिति में हर वर्ग SC ST OBC के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, भेदभाव को खत्म करना। शिक्षा समिति में कम से कम प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाना, और लोक स्वास्थ्य समिति में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना? ये 4 समिति हो चुकी है। अब 5वीं समिति देखेंगे अपन इसके बाद। चलिए 5वीं समिति की बात करूं अगर मैं, 5वीं समिति होती है लोक निर्माण समिति। 5वीं समिति कौन सी है? लोक निर्माण समिति। लोक निर्माण समिति, लोक निर्माण समिति का मतलब होता है कि जो सभी के लिए सामूहिक रूप से काम आए, जैसे कि सामुदायिक भवन होता है, ठीक है? सामुदायिक भवन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपन बात करें अगर तो ऐसे सामुदायिक भवन जहाँ पे विवाह के कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई मर जाए वहाँ वो कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई भी शुभ काम के लिए व्यक्ति वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, तो ये सारे जो होते हैं विभाग लोक निर्माण के लिए होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति मतलब लोगों के लिए जल की आपूर्ति कर दी, पानी टंकी बनवा दी, नल की सुविधा कर दी, ठीक है? नली का निर्माण कर दिया कि सभी के घर के सामने नली का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? सड़क का निर्माण कर दिया, कोई पुल टूट रहा तो पुल का निर्माण कर दिया, ठीक है? पुल नहीं बन रहा तो पुल का निर्माण करवा दिया। ये सब चीज़ें जो होती है वो किसमें आती है? लोक निर्माण समिति में, ठीक है? तो इसको अपन लिख सकते हैं ग्रामीण आवास, ग्रामीण
आवास, जलपूर्ति, रोड निर्माण, भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण। फिर उसके बाद आता है विद्युतीकरण, ठीक है, आदि, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आती है वो किसमें आती है? लोक निर्माण समिति में। लोक निर्माण समिति के अंतर्गत आती है ग्रामीण आवास, जलपूर्ति, रोड निर्माण, भवन निर्माण, विद्युतीकरण। ये सब चीज़ें जो सब कार्य जो आते हैं वो किसमें आएंगे? अपने लोक निर्माण समिति में आते हैं, ठीक है ना। देखिए अब होता क्या है कि ये जो समिति होती है इसमें अपन ने जो पढ़ा था कि समन्वय समिति, ठीक है, योजना समिति, और एक और कौन सी समिति थी? एक समिति थी अपनी वित्त समिति, ठीक है। समन्वय समिति, योजना समिति, और 8वां वित्त समिति। ठीक है, ये 8 समितियां टोटल। तो लोक निर्माण समिति अपन देख चुका, समन्वय समिति, योजना समिति, वित्त समिति, ठीक है। अब जो अपन ने ऊपर की 5 समितियां देखी हैं, 5 समितियां देखी हैं, तो 5 समितियों को छोड़कर जो ये काम जो हो गए, इन कामों को छोड़कर जो भी काम बचते हैं वो सारे काम जो हैं वो किस में आते हैं? इन तीनों समिति में आते हैं। सभी कार्य जो है वो किस में आते हैं? ये 3 समिति में आते हैं, समन्वय समिति, योजना समिति और वित्त समिति, जो काम अपन देख चुके थे पार्ट 2 में, ठीक है ना। अब देखिए वित्त समिति का मतलब होता है कि जो भी काम कर रहे हो, ग्रामीण आवास, जलपूर्ति, रोड निर्माण, भवन, विद्युत निर्माण, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे इसके पहले अपन शिक्षा समिति देखी, वहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण कर रहे हो, स्कूल का निर्माण कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कौन पूर्ति करेगा? वित्त समिति। लेखा जोखा रखने का काम जो है वित्त समिति करता है। इसलिए बोलते हैं कि ये सारे काम में जो है वो सारी समितियों को मिला करके सारे काम किसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंतर्गत। अब ये सब जो काम करेंगे उसके लिए योजना तैयार करना रहता है, योजना समिति, और समन्वय समिति इनके सबकी देखरेख करना और उस पर जांच पड़ताल करना, उसको समन्वय समिति अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि जो अपन ने 5 समिति देखी हैं उन सभी के कार्य जो बच जाते हैं या फिर उनको जो करने का काम जो होता है वो इन तीनों के हाथ में रहता है, समन्वय समिति। चलिए अब देखना ये अपने को ये समितियों में कुछ खास बातें क्या होती हैं। तो पहली बात देखते हैं अपन इन समितियों की खास बातें ये हैं। पहली बात देखते हैं कि जितनी भी समितियां पढ़ी हैं अपन ने, तो सारी समितियों के अध्यक्ष जो होंगे, ठीक है, सारी समितियों के लिए एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। सभी समिति के लिए, सभी समिति के लिए एक अध्यक्ष होगा, ठीक। सभी समितियों के लिए एक अध्यक्ष होगा। अब वो एक अध्यक्ष या तो ग्राम का मुखिया भी हो सकता है, उप मुखिया भी हो सकता है, या फिर सचिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सदस्य वगैरह कोई भी हो सकता है, एक उप अध्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरी प्रमुख बातें होती हैं कि प्रत्येक समिति में कम से कम 3 व्यक्ति, अधिक से अधिक 5 व्यक्ति। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक समिति में, जितनी भी समिति हैं, तो प्रत्येक समिति में कम से कम 3 व्यक्ति होंगे और अधिक से अधिक 5 व्यक्ति होंगे, यानी कि एक समिति में कम से कम 3 व्यक्ति होना अनिवार्य है और अधिक से अधिक 5 व्यक्ति होना अनिवार्य है। तीसरी बात देखते हैं अपन। तीसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य 3 समिति से अधिक में नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, 5 समिति या 8 समिति जो भी अपनी, तो कोई भी सदस्य जो 3 समिति से अधिक में नहीं रहेगा। जैसे मैं हूं तो मैं कितनी समिति में रह सकता हूं? 3 समिति में रह सकता हूं, उससे अधिक में नहीं रह सकता हूं। मैंने 3 समिति ले ली भैया, योजना समिति मेरी है, वित्त समिति मेरी है, समन्वय समिति मेरी है, तो 3 समिति में हूं, बाकी समितियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक व्यक्ति यानी कोई भी सदस्य जो है कितनी समिति में? 3 समिति से रहेगा, 3 से अधिक समिति में नहीं रहेगा, ठीक है ना।
और चौथी और अंतिम बात ये रहती है कि जो अपने सामाजिक समिति देखी थी, तो सामाजिक समिति में कम से कम एक SC ST का होना अनिवार्य है। ये प्रमुख बात है, ठीक है, कि सामाजिक समिति में कम से कम एक व्यक्ति SC ST का होना अनिवार्य है। ये इसकी प्रमुख बातें हैं, ठीक है ना। तो ये जो थी योजना समिति थी, वो अपनी ग्राम पंचायत की प्रमुख समितियाँ थी। समितियों में इतनी 8 समितियां हैं, उनकी जो प्रमुख बातें हैं ये हैं, विशेष तौर पे याद रखना इनको कि क्या क्या प्रमुख होता है इनके लिए। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे अपने को एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो समिति खत्म करते हैं। अब अपन देखते हैं ग्राम पंचायत के कर और संपत्ति। ग्राम पंचायत के कर और संपत्ति। देखिए, ग्राम पंचायत के कर और समिति। तो ग्राम पंचायत की संपत्ति और कर का मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत को कोई भी संपत्ति धारण करने, ठीक है, धारण करने का मतलब ये होता है कि अपने पास रखना, ठीक है, धारण करने या बेचने का अधिकार होता है। पहली बात, ठीक है। संपत्ति देख रहे हैं अपन, ग्राम पंचायत की संपत्ति और कर देख रहे हैं। तो पहली बात होती है कि ग्राम पंचायत तो कोई भी संपत्ति को धारण करने का, अपने पास रखने का और उसको बेचने का अधिकार होगा। वो कोई भी संपत्ति को रख सकती है और अपने पास रखने के साथ साथ उसको बेच सकती है, या फिर किराए पे देना, या फिर जो भी उसकी समस्या, जैसे एक भवन बनवा दिया उसको किराए पे दे दिया। जैसे कई देखते हैं वर्तमान में अपन देखते हैं देश में, जैसे ग्राम पंचायत चल रहा था, इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के पंचायत समिति चलेगी, जिला पंचायत चलेगी, देश का वैसे चलता है। अपन देखना, मोदी ने लाल किला किराए पे दे दिया, हबीबगंज स्टेशन किराए पे दे दिया, ठीक है, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी निजी संपत्ति, देश की निजी संपत्ति वो, तो उसका जो मालिक रहेगा वो उसको दे सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत की संपत्ति को अपन या तो धारण कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, या बेचने का अधिकार है, किराए पर देने का अधिकार है, किसको? मुखिया को, ठीक है ना, ये होता है। चलिए, दूसरा ये होता है कि वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा से ग्रसित व्यक्ति या परिवार को आर्थिक लाभ देना, ठीक है। ये ग्राम पंचायत के मुखिया के हाथ में रहेगा कि वर्ष में एक बार जो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित व्यक्ति है, देखिए प्राकृतिक आपदा कभी भी आ जाती है, किसी को नहीं पता, तो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित व्यक्ति या परिवार है, उसको वर्ष में एक बार वो अपनी तरफ से क्या आर्थिक लाभ दे सकता है, 50,000 रुपये तक की सहायता दे सकता है। कितने तक की सहायता दे सकता है? 50,000 रुपये तक की सहायता दे सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं, ये तो इसकी संपत्ति और कर की बात हो गई, अब संपत्ति की बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं कर की। कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स मतलब किसी भी चीज पर लग सकता है। तो टैक्स किस किस पे लगा सकते हैं? तो देखिए, बाजार शुल्क किस पे लगा सकते हैं? बाजार शुल्क, जो बाजार लगता है प्रत्येक जगह पे, ग्राम पंचायत में बाजार शुल्क, मेला शुल्क, जो मेले वगैरह लगते हैं मेले का शुल्क हो जाता है। 5वें की बात करें तो हो जाता है सफाई शुल्क, ठीक है। 5वां क्या हो जाएगा अपने पास? सफाई शुल्क हो जाएगा, ठीक है ना। 6वें की बात करें अपन, बिजली शुल्क। 7वें की बात करें
सॉरी, नल जल शुल्क, ठीक है, नल और जल शुल्क हो जाएगा, ठीक है। 8वें की बात करें अपन, भवन शुल्क, ठीक है, ठीक है, कोई भवन वगैरह बना है तो उसको किराए पे देके नगर पालिका जो है अपना शुल्क ले सकता है, ठीक है ना। फिर 9वां रहता है अपना कि जितने भी प्रकार के अन्य टैक्स होते हैं उन सबको, अन्य शुल्क, ठीक, उन सभी को कवर कर लिया जाता है, ठीक है। तो कर का मतलब ये होता है जहाँ से नगर पालिका अपने से टैक्स लेती है, जहाँ से अपने को पैसा लेती है उसको अपन बोलते हैं टैक्स या फिर कर, ठीक। कौन कौन से लगा सकती है अपने पास, तो वो ले सकती है अपने को बाजार शुल्क ले सकती है, अगर अपन बाजार लगा रहे हैं, जैसे कि हर जगह पे एक प्रमुख दिन पे हफ्ते के में एक बार बाजार जरूर लगता है, बाजार शुल्क। मेला वगैरह लगता है तो मेले का शुल्क लेता है, सफाई शुल्क लेता है, सफाई करवाने का रोड वगैरह पे अब जो सफाई करवाते हैं, बिजली शुल्क लेता है अपने जो बिजली उपलब्ध करवाते हैं उसके लिए शुल्क लेता है, बिजली बिल अलग होता है, बिजली शुल्क अलग रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य शुल्क, जल और नल शुल्क, अपने जो पानी वगैरह आता है उसका शुल्क ले लेते हैं। भवन शुल्क, अपन जहाँ रह रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ता है, मकान टैक्स देते हैं ना अपन, ठीक है, मकान टैक्स देना पड़ता है। और अन्य शुल्क, अन्य शुल्क का मतलब होता है कि ऐसे शुल्क जो कि लिए जाते हैं मगर बहुत से लोगों को पता नहीं रहता। जैसे कि अगर अपन बात करें तो फिर ऐसे शुल्क का मतलब ये होता है जैसे कि अपन जो रोड वगैरह पे काम करते हैं, जो अपने नगर पालिका वगैरह या ग्राम पंचायत रोड बनवाती तो अपने से रोड टैक्स भी लेते हैं, क्योंकि रोड पे अपन बार बार चलते हैं, ठीक है ना। तो रोड टैक्स भी लेते हैं मगर अपने को पता नहीं कि अपन रोड टैक्स भी देते हैं, ठीक है, अपने पैसे से ही बनवाया जाता वो। तो इस प्रकार से अन्य शुल्क में इनको सबको गिन लिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं ग्राम पंचायत के संपत्ति और इनके प्रमुख कर होते हैं, ठीक है ना। इन पे कर लगाना, ग्राम पंचायत जो कर लगाती है वो होता ही है, ठीक है ना। चलिए, और इसका अब लास्ट पॉइंट होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का लास्ट पॉइंट होता है ग्राम रक्षा दल का गठन करना। चलिए लास्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं अपन, ग्राम रक्षा दल का गठन, ठीक है। ग्राम रक्षा दल का गठन का मतलब ये होता है कि सामान्यतः अपन देखते हैं कि गांव में कोई आगजनी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तब गांव के लोग ही बचाते हैं, ठीक है। अब गांव के लोग नहीं आ रहे हैं तो एक ऐसी समिति का निर्माण किया जाता है जो उनको बचाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। बाढ़ आ गई तो बचाएंगे, आग लग गई तो बुझाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ जाए या फिर पेड़ गिर जाए तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, पुल टूट गया है या फिर जो भी है, तो वहाँ पे अपन एक ग्राम रक्षा दल का गठन करते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राम रक्षा दल का गठन का कार्य ये होता है कि इसमें जो भी काम हो रहे हैं, आकस्मिक घटना हो रही, इन सब से सुरक्षा प्रदान करना और हमेशा तैयार रहना, ठीक है। तो ग्राम रक्षा दल की विशेषता ये होती है कि ग्राम के सदस्य को चुना जाता है, प्रत्येक ग्राम से अपने ग्राम के सदस्य को ही चुना जाता है, ठीक है ना। इनकी आयु जो है, इनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। इनकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विकलांग है फिर भी उसे ग्राम रक्षा दल में गठित कर ले, क्योंकि विकलांग है तो वो खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता, दूसरे की सहायता कैसे करेगा, ठीक है। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति पागल वगैरह ना हो, अगर कोई व्यक्ति पागल होगा तो उसको समझ नहीं बैठे कि वो ग्राम रक्षा दल में कैसे काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रमुख बातें होती हैं ग्राम रक्षा दल के गठन के लिए कि ग्राम का सदस्य को चुना जाता है, इनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कार्य क्या होते हैं, कार्य में बता चुका हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, कार्य, और कार्य लिख लेना। कार्य लिखने का मतलब ये होता है कि इसमें आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करना, पहरा करना, गांव की निगरानी करना, आगजनी, आग लगती है तो उससे सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और कोई बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे सुरक्षा प्रदान करना, बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे सुरक्षा प्रदान करना, भूकंप आता है तो
वहाँ पे जो नुकसान होता है उससे सुरक्षा प्रदान करना, नदी वगैरह में पुल टूट जाए तो वहाँ से सुरक्षा प्रदान करना, ये सारे कार्य जो हैं वो ग्राम रक्षा दल के होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ग्राम पंचायत का अपन खत्म करते हैं। ग्राम पंचायत का आज 3 पार्ट भी खत्म हो गया है। ग्राम पंचायत यहीं पे संपूर्ण खत्म होती है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे ग्राम पंचायत में, तीनों पार्ट मैंने बता के रख दिए थे। अब अपन पढ़ेंगे अगला जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद के प्रमुख रूप से क्या कार्य होते हैं, घटनाएं कौन कौन सी, इसका गठन कैसे होता है, प्रमुख रूप सारी चीजें खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर आप करेंगे नहीं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे अगर नए हो तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।